चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। ध्यान से सुनेगा, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑफ कोर्स रेपुटेशन रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ बेसिकली मैं आपसे डिस्कस करूंगा पहले कि आरबीआई ने मास्टर सर्कुलर के थ्रू रिस्क या देखिए रेपुटेशन रिस्क को डिफाइन किया। बेसिकली रेपुटेशन रिस्क की जब हम बात करते हैं तो एक वर्ड माइंड में आता है क्या, एक नेगेटिव परसेप्शन। नेगेटिव परसेप्शन किसका होगा? अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बात करेंगे तो आपके कस्टमर्स का नेगेटिव परसेप्शन है तो इट मींस आपका कंपनी का रेपुटेशन मार्केट में डाउन हो रहा है। हो सकता है काउंटर पार्टीज का हो, शेयर होल्डर्स का हो, रेगुलेटर्स का हो। सो ये क्यों होगा, क्यों हो रहा है, ये इसको हम डिस्कस करेंगे और इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है याद रखिएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन डेवलप हो सकता है कि आप रेपुटेशन रिस्क मैनेजमेंट क्या है और इसे कैसे मिटिगेट करें, कंट्रोल करें। अगर हम डेफिनेशन में जाएं, अगर आरबीआई की पर्सपेक्टिव से देखें, जो आरबीआई ने मास्टर सर्कुलर में डेफिनेशन प्रोवाइड किया किस चीज को लेके, रेपुटेशन रिस्क को लेके। और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिए, क्योंकि क्या होगा, आपकी कंपनी की ब्रांड वैल्यू खत्म हो जाएगा, आपकी कंपनी के शेयर्स जो होंगे वो इमीडिएटली नीचे डाउन हो जाएंगे, मतलब गिरने लग जाएंगे। जैसे पता लगता है कि कंपनी क्या है, कंपनी ने किस तरह का फ्रॉड हुआ है कंपनी के अंदर। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हम देखेंगे और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो इंपैक्ट होगा रेपुटेशन रिस्क का। क्या क्या इसका आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंपैक्ट होगा। ब्रांड वैल्यू जैसे मैंने बोला खत्म हो जाएगा। स्ट्रैटेजिक अलायंसेस होते हैं ना, स्ट्रैटेजिक जो पार्टनरशिप होती हैं या रिलेशनशिप्स होते हैं वो खत्म होने लग जाएंगे। समझाते हैं स्ट्रैटेजिक। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रिलेशनशिप का, स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा दो यूनिट्स, दो कंपनीज हैं आपस में मिलकर किसी प्रोडक्ट को डील कर रही हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, ऐसा है नहीं लेकिन एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लीजिएगा एग्जाम्पल पिज्जा विद, ये अलायंस का एग्जांपल दे रहे हैं ना, पिज्जा विद कोक और पेप्सी। तो दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो गए, इन्होंने मिलकर एक अलायंस कर लिया। अभी आप इसमें बिजनेस कर रहे हैं, बट पता लगता है कि मार्केट में ना पेप्सी का ये कंपनी का एक इमेज बहुत खराब हो चुका है। लोग क्योंकि उसके फ्रॉड में क्या है ना, उसके प्रोडक्ट में मान लीजिएगा पेप्सी में ऐसा है नहीं, मैं बोल रहा हूँ ठीक है, कोई काम का बोले एग्जांपल दे रहे हैं। तो मान लीजिएगा उसके प्रोडक्ट के अंदर क्या आ रहा है, एडल्ट्रेशन है, मिलावट बहुत है। तो इससे क्या हो रहा है, जो पिज्जा कंपनी है, मान लीजिए मैकडी है, मैकडी की क्या होगी, बेइज्जती होना स्टार्ट हो जाएगा। कि बोले क्यों? क्योंकि ये किस कंपनी के साथ बिजनेस कर रही है, पेप्सी के साथ, जिसके प्रोडक्ट में खराबी है, मतलब मिलावट करता है। तो जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होती है या स्ट्रैटेजी हम जो रिलेशनशिप बोल रहे हैं वो भी खराब हो जाते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। रेगुलेटर्स आपके ऊपर ऑफ कोर्स स्ट्रिक्ट प्रोविजन अप्लाई करता है और आपके साथ में क्या करता है, आपके ऊपर पेनल्टीज एंड फाइन्स इंपोज करता है। तो रेपुटेशन रिस्क की जब मैं बात कर रहा हूं बहुत तरह से आपको इंपैक्ट करेगा। आरबीआई की अगर हम डेफिनेशन देखें, आरबीआई ने जो मास्टर सर्कुलर में डिफाइन किए उसे हम कंसीडर करते हैं क्योंकि बैंक के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। कई सारे एग्जांपल्स हैं, आपने पीएनबी का एग्जांपल डिस्कस किया, हमने यस बैंक का डिस्कस किया, ठीक है, ऐसे कई सारे रहे हैं। हम यहाँ देखते हैं पहले क्या कहा है आरबीआई ने, क्या कहा है इन मास्टर सर्कुलर, reputation risk as a risk arising from negative perception on the part of the customers. Negative perception is a key word. इसे याद रखिएगा, एग्जाम में इन वर्ड्स को यूज करा करिए। क्या कह रहे हैं, नेगेटिव परसेप्शन on the part of customers, counterparty, shareholders, investors, debt holders, market analysts, and other relevant parties or regulators that can adversely affect the bank's ability to maintain existing, establish new business relationships, and continue access to the source of funding. 3-4 बातें खास हमें याद रखनी है। याद रखिएगा, टॉपिक को कभी भी रटना नहीं है, समझना है और उसे फिर हमें एग्जाम में भी ड्रॉ करना है। कैसे याद होगा अभी सिखाता हूं, ध्यान सुनिएगा। हम कह रहे हैं क्या, नेगेटिव परसेप्शन। नेगेटिव परसेप्शन कहां से आ सकता है, कस्टमर्स से, काउंटर पार्टीज से, शेयर होल्डर्स से, डेट होल्डर्स से, मार्केट जो स्पेशलिस्ट एनालिस्ट जो है मार्केट एनालिसिस करके बताते हैं कंपनी के बारे में, उन लोगों से परसेप्शन आपको नेगेटिव मिल सकता है। रेपुटेशन रिस्क की जब बात करते हैं, ये इंपैक्ट हो रहा है ना पूरा, या रेगुलेटर्स हैं इनसे। और क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कैन एडवर्सली अफेक्ट द एबिलिटी टू मेंटेन एग्जिस्टिंग। अब डिफिकल्टी क्या आ जाएगा, जब रेपुटेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या ये इजी होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो सर्वाइव कर सके। सो उसके एग्जिस्टेंस पे इंपैक्ट आएगा। कहाँ इंपैक्ट आएगा, एग्जिस्टेंस पे इंपैक्ट आएगा। दूसरा इंपैक्ट क्या आएगा, न्यू बिजनेस एस्टैब्लिश करने में, बोलो न्यू बिजनेस एस्टैब्लिश करने में। तो एग्जिस्टिंग पे इंपैक्ट आएगा, एग्जिस्टेंस पे, दूसरा उसके न्यू बिजनेस एस्टैब्लिश में। तीसरा क्या इंपैक्ट होगा, डिफिकल्टी होगी फंड रेजिंग में। क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप विजय माल्या को फंड प्रोवाइड कर सकें या सुब्रत रॉय को फंड दे सकें, ठीक है। दीज आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, ठीक है, नेगेटिव मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। सो पॉसिबल नहीं है ना, तो एग्जिस्टिंग एक कंपनी एग्जिस्टेंस पे इंपैक्ट आएगा। दूसरा बोलो किस पे इंपैक्ट आएगा, न्यू मार्केट रिलेशनशिप मेंटेन करने में आएगा, फंड रेजिंग करने में प्रॉब्लम आएगा। क्लियर हुआ।
चाहे वो इंटर बैंक्स हो या सिक्योरिटाइजेशन मार्केट्स हो। इंटर बैंक समझते हैं ना, बैंक्स आपस में जब अरेंजमेंट्स करते हैं। अब एक बैंक ने घपला किया हुआ है, मान लीजिए जैसे बीएनबी के केस में हमने देखने को मिला था, तो दूसरा बैंक देते घबराएगा, बोले नहीं नहीं भाई ये बैंक को मत दो यार, पहले भी ये कई बार गड़बड़ कर चुका है, इसमें तो रिस्क है। तो रेपुटेशन रिस्क का इंपैक्ट देख रहे हैं। रेपुटेशनल रिस्क इज अ मल्टी डायमेंशनल, रिफ्लेक्ट्स द परसेप्शन ऑफ द अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स. Furthermore, it exists throughout the organization, and exposure to reputational risk is essential, a function of an adequacy of bank or internal risk management process, as well as the manner and efficiency with which the management respond to the external influences on the bank-related transactions. अब ये पहले यहाँ पर देखो 2-3 बातें खास याद रखनी है। इस पैराग्राफ को आगे समझने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या क्या खास बातें यहाँ पर हमें ध्यान रखनी चाहिए जिससे इंपैक्ट होता है। क्या क्या इंपैक्ट होता है, क्वेश्चन जब एग्जाम में डेवलप होगा हो सकता है ऐसा आ जाए, व्हाट इज रेपुटेशनल रिस्क मैनेजमेंट एंड डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं? लॉस ऑफ रेपुटेशन हैज लॉन्ग लास्टिंग डैमेजेस। आप सोच के देखिएगा, अगर आज का डेट में अगर आपको विजय माल्या पर ट्रस्ट करना है तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर सोच के देखो, हर्षद मेहता ने जो भी स्कैम हुआ, ठीक है, सारी बातें आप लोग जानते ही हैं ना। हर्षद मेहता के स्कैम को लेकर अगर आप फ्यूचर में अगर वो होते और आप उनके साथ बिजनेस कर रहे होते, या आप उस वक्त होते उनके साथ बिजनेस कर रहे होते, आप पैसा देते क्या? नहीं ना। क्यों नहीं देते? क्योंकि आपके लिए आप उनके रेपुटेशन मार्केट में एक अलग तरीके का क्रिएट हो चुका है, नेगेटिव परसेप्शन है लोगों का। तो क्या क्या लॉस होता है? डिस्ट्रॉय द ब्रांड वैल्यू। अब एक टाइम जो होता है, अभी विजय माल्या एक टाइम पे बहुत ही जबरदस्त अच्छे एंटरप्रेन्योर स्किल्स हैं उनके अंदर, लेकिन आज के डेट में वो उनके जो ब्रांड वैल्यू ऑलमोस्ट है ना। सो डिस्ट्रॉय द ब्रांड वैल्यू, याद करिए मेरे साथ में, डिस्ट्रॉय द ब्रांड वैल्यू। सेकंड, स्टीप डाउन ट्रेंड इन शेयर वैल्यूज। स्टीप डाउन मतलब तेजी से, रैपिडली शेयर के प्राइसेस में क्या हो जाएगा? गिर जाएंगे। तो स्टीप डाउन ट्रेंड इन शेयर्स वैल्यू। फर्स्ट, ब्रांड वैल्यू खत्म होगा, शेयर वैल्यू पे इंपैक्ट जाएगा। रुइन इन स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स। अब जैसे मैंने अभी बताया था, ए एंड बी, दो अलग अलग कंपनीज आपस में बिजनेस कर रही हैं और एक की रेपुटेशन मार्केट में अच्छी नहीं है, उसका इंपैक्ट किस पे जाएगा? बी पे भी जाएगा। तो बी क्या कहेगा? बी कंपनी क्या कहेगा? नहीं, हम दूरी ठीक है तुमसे। क्लियर हो रहा है? So ruins what strategic relationships. Regulatory relationships is damage which leads to stringent norms. Stringent norms मतलब कई बार होता है ना, सर्वेलेंस के अंदर रख देते हैं। अभी क्या होगा? स्क्रूटनी में गया मैटर, अभी बोला अभी ऑब्जर्वेशन में रहेगा कंपनी, रेगुलेटर का ऑब्जर्वेशन में रहेगा, मैनेजमेंट कंट्रोल करके रहेगा, रेगुलेटर मैनेजमेंट कंट्रोल करेगा। बैंक के केसेस में क्या हुआ था? यस बैंक के केसेस में आपको याद होगा, आरबीआई ने क्या किया था? आरबीआई ने मैनेजमेंट को कंट्रोल किया। क्या हो रहा है? तो क्या होता है? स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स में चली जाती है कंपनी, एंड रिक्रूटमेंट टू फैच क्वालिफाइड स्टाफ एज वेल एज द रिटेंशन ऑफ द ओल्ड एम्प्लॉइज बिकम्स डिफिकल्ट। अब ये सोचने वाला बात है, जिसका ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन मार्केट में डिस्टर्ब हो जाता है ना, अल्टीमेटली क्या इंपैक्ट होता है? नया स्टाफ आपके पास, अच्छा एक टैलेंटेड स्टाफ आपको नहीं मिल पाता है। साथ साथ में जो आपके ओल्ड एम्प्लॉइज होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, दे ऑल्सो फील व्हाट अनकंफर्टेबल कि ऐसी कंपनी के साथ हम जॉब कर रहे हैं। आपको याद होगा, आप खुद फ्यूचर में जब जॉब करने जाएंगे, किसी बड़ी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, तो आपको खुद को फील आता है, जैसे सपोज अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं इन फ्यूचर, रिलायंस कम्युनिकेशन का, रिलायंस का बनते हैं, या टाटास का बनते हैं, महिंद्रा का बनते हैं, इन्फोसिस का बनते हैं, तो आप मार्केट में एक इमेज क्या हो जाती है आपकी, यार कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इन्फोसिस। सो अब अगर मान लीजिएगा आपको पता लग जाए कि ऐसी कंपनी जो चोर निकला, उसका रेपुटेशन मार्केट डिस्टर्ब है, और आप उसके एम्प्लॉय हैं, तो आपके खुद को समझ में आ जाएगा कि है ना, आपको लोग कैसे बिहेव करेंगे साथ में। आई होप ये समझ में आया होगा बात। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये चीज ऑब्जर्व किया जाएगा कि जो स्टाफ्स होते हैं, स्टाफ को रिटेन करना और नए क्वालिफाइड स्टाफ को रिक्रूट करना, दोनों ही डिफिकल्टी बन जाती है। तो क्या क्या हमने देखा? लॉस ऑफ ब्रांड वैल्यू, शेयर वैल्यू खत्म हो जाना। बोल लो मेरे साथ में, याद कर लो, जैसे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप खत्म हो जाएंगे, रेगुलेटर जो होगा वो स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स अप्लाई कर देगा आपके ऊपर, एंड लास्ट वन हमने डिस्कस किया क्या होगा कि आपके लिए रिटेन करना और न्यू टैलेंटेड एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। अब सर ये तो हमने प्रॉब्लम्स की बात कर ली, अब सॉल्यूशंस क्या हैं इसके? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी डेवलप हो सकता है कि सॉल्यूशंस क्या हैं, आपको सॉल्यूशंस देने हैं, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी के रोल में हमारे लिए क्या रोल है कि हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। ऑलराइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड। For managing the reputation risk, the following principles are worth noting. क्या क्या करना होगा? Integration of risk while formulating business strategy. अब जब बिजनेस आप अपने बिजनेस प्लान करते हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाया, मान लीजिएगा आपका जो भी प्रोजेक्ट है, आपने उसके लिए 3 ईयर का या 5 ईयर का एक प्लान बनाया कि आप बिजनेस, आपकी कंपनी करना क्या चाहती है, ठीक है, उसको क्या अचीव करना चाहती है विद इन 3 and 5 ईयर्स, ठीक है, इन फ्यूचर। तो ये इसके लिए बिजनेस स्ट्रेटेजी प्लान करेगी। बिजनेस स्ट्रेटेजी का मतलब है कि जो भी प्रोजेक्ट वो कैरी कर रही है उसमें क्या क्या रिस्क होंगे, वो सारे फैक्टर्स को एक जगह इसकी पॉलिसी डिजाइन करना। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होगा? फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल हमने रिस्क देखा था,
बात पकड़ में आ रहा है। अब उसके अंदर सारी एस्पेक्ट्स कवर थी। एक प्रोजेक्ट है, मान लीजिएगा एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक कंपनी जो है वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ओपन करेगी, ठीक है, वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ओपन करेगी, नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ओपन करेगी, और उसके लिए उसने 3 to 5 ईयर का टाइम पीरियड लिया है, और उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी एस्टैब्लिश की जाएंगी, सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जाएगा। अब मान लीजिएगा वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश कर रही है एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, ये डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिएगा इस डिस्ट्रिक्ट में जाके वो अपने एस्टैब्लिश कर रही है, और वहां के उसने एम्प्लॉय को घूस दिया, किसी रेगुलेटर के एम्प्लॉय को, मतलब ठीक है, स्टेट ऑफिशियल को घूस खिलाया है, पैसा दिया है ताकि उसका काम हो जाए। वो बात न्यूज़पेपर में आ गया और अनाउंसमेंट हो गया मार्केट में, अच्छा वाला है ना। अब क्या होगा, इसका रेपुटेशन पे रिस्क आएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम अपना प्रोजेक्ट, अपनी जब बिजनेस स्ट्रैटेजी ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम ये देखें कि हमें क्या क्या फैक्टर्स, ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए एम्प्लॉय की तरफ से। तो जब भी आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ रिस्क। इंटीग्रेशन का मतलब जो भी इस प्रोजेक्ट को कैरी करने के लिए रिस्क, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, वो उसी का एक रेपुटेशन पार्ट भी, रेपुटेशन रिस्क भी एक पार्ट होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के अंदर। इफेक्टिव ओवरसाइट। अब बोर्ड का ड्यूटी क्या होता है कि एक्चुअली पॉलिसी बना दी, अच्छी बात है, बट बोर्ड ये भी ऑब्जर्व करे कि एक्चुअली वो पॉलिसी एग्जीक्यूट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ओवरसाइट के थ्रू क्या होता है, मीटिंग करके, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके, रिपोर्टिंग को चेक करके कि प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो रही नहीं हो रही पॉलिसी, उसको क्या करेगा बोर्ड इफेक्टिवली ऑब्जर्व करेगा। तो कहता है इफेक्टिव ओवरसाइट होना जरूरी है। पहला इंटीग्रेशन ऑफ रिस्क, यहाँ पे आपको बनाना होगा, जब अपना इंटीग्रेशन ऑफ रिस्क का मतलब यहाँ पे जब पॉलिसी बनाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, उसमें आप सारे रिस्क को कवर करेंगे, रेपुटेशन रिस्क को भी कवर करें, इफेक्टिवली बोर्ड उसको ओवरसाइट करें। इमेज बिल्डिंग थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब होना चाहिए कि टाइम टाइम मीडिया के साथ में याद रखिएगा, बोर्ड आपका कम्युनिकेट करे, टाइमली डिस्क्लोजर, जो पब्लिकली अनाउंस होनी चाहिए इंफॉर्मेशन उनको दिया जाए। अब कंपनी एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मार्केट में वापस आए। तो ये सारी एस्पेक्ट, जैसे पीएनबी ने अपने आप को बहुत जल्दी वापस मेंटेन कर लिया, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल रहा है। प्रमोटिंग कंप्लायंस कल्चर टू हैव अ गुड गवर्नेंस इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। अब क्या करना होगा आपको ऑर्गेनाइजेशन में, क्या करना होगा, कंप्लायंस कल्चर प्रमोट करना होगा। हर एक एम्प्लॉय, आपका स्टाफ, हर एक लेवल पे इस बात को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी को टाइमली कंप्लायंसेस करना है, क्योंकि अगर पहले से रेपुटेशन डिस्टर्ब है और आप नॉन कंप्लायंसेस और कर रहे हैं, तो एक नया इशू और बन जाएगा। तो क्या करना है, प्रमोट करना है क्या, कंप्लायंस कल्चर। ये की वर्ड से नहीं याद रखिएगा, प्रमोट कंप्लायंस कल्चर, ऑलराइट। पेशेंटली फॉलोइंग अप टू द कॉर्पोरेट वैल्यूज। अब ये हमेशा इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट वैल्यूज, जैसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं करनी है। जैसा भी मैंने एग्जांपल दिया, घूस घसास नहीं खिलाना है ना, 2 नंबर के तरीके से काम नहीं करना है। क्या करना है, कॉर्पोरेट वैल्यूज को फॉलो करना है, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस करनी, एडल्ट्रेशन नहीं करना है, प्रॉफिट बनाने के चक्कर में आपको एट द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी, एट द कॉस्ट ऑफ कस्टमर्स हेल्थ, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। तो ये आप कॉर्पोरेट वैल्यूज को ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। ड्यू केयर, इंटरैक्शन एंड फीडबैक फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स। टाइम टाइम आप उनका फीडबैक मिलेगा, ध्यान रखिएगा। आपके स्टेक होल्डर्स है, क्योंकि आपके स्टेक होल्डर्स ही आपके बिजनेस को ऊपर ले जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। स्ट्रॉन्ग इंटरनल चेक्स, क्योंकि इंटरनल चेक क्यों जरूरी है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही अगर गड़बड़ाया हुआ है तो फिर कितना कुछ कर लो, सब खराब रहेगा। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को टाइम टाइम चेक करना पड़ेगा। एंड कंट्रोल पीयर रिव्यूज एंड इवैल्यूएटिंग द कंपनीज परफॉर्मेंस, क्वालिटी रिपोर्ट and newsletter publications and culture alignments. So these are some steps which can be taken by the company to maintain its reputational risk. हम यहाँ अगर ध्यान से याद करने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ रिस्क, कीवर्ड से याद रखिएगा, मैं कीवर्ड्स इससे बोल रहा हूँ बार बार, जो आपको याद रखना चाहिए माइंड में। ड्राफ्टिंग के टाइम आपको, आप जब आंसर ड्राफ्ट करेंगे तो आपको इजीली याद रहेगा। इफेक्टिव बोर्ड ओवरसाइट, बोर्ड ओवरसाइट इज इंपॉर्टेंट वर्ड एंड कीवर्ड्स। इमेज बिल्डिंग थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रमोटिंग कॉर्पोरेट compliance culture, persistently follow corporate values, and due care interaction and feedback from the stakeholders, and the strong internal checks, quality reports and culture alignments. All right, these are the important points which can use. अभी अच्छा ये चीज तुमको बता रहे थे अभी कि अगर ना ये क्वेश्चन अगर डेवलप हुआ एग्जाम में तो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज रेपुटेशन रिस्क, ठीक है, एंड देन आपको उसके लिए क्या करना है, बताना होगा कि कैसे इसको मैनेज किया सकता है। या क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेस के पूछेंगे तो हमको आंसर ये ड्रॉ करना है। आई होप छोटा सा बात आपको समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ना यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस में, जैसे कंपनीज एक्ट में सेक्शन 134 सेक्शन 3 क्लॉज एन की हम बात करेंगे।
इसके साथ में सेबी एलओडीआर ने क्या बोला हुआ है। तो यहां हमें थोड़ा सा ध्यान देके चलना है कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि एक तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या ध्यान रखना है। जैसे बोर्ड रिपोर्ट के अंदर जो भी रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड है बोर्ड रिपोर्ट के अंदर बताना पड़ेगा, बोर्ड रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि अगर कोई फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है आपके फाइनेंशियल आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपको डिस्क्लोज करना है तो वो बताएंगे आप। जैसे देखो पहला पॉइंट समझते हैं, देखो अध्ययन समझते हैं पहले एक बार। कहता है सेक्शन 134 सेक्शन 3 क्लॉज एन ऑफ द कंपनी सेक्शन 13 प्रोवाइड्स दैट अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर द कंपनी इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन देयरइन of elements of risk if any which is in the opinion of the board may threaten the existence of the company must be included in the board reports to the attach of the financial statements of the company। अब क्या करना है, कैसे लंबा लंबा पॉइंट जज करेंगे वही तुम्हें बता रहे हैं ना, वही बता रहा हूँ। सुनो क्या लिखना है, देखो सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 क्लॉज एन। देखो जब भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं ना इसको, तो एक बात समझो कि कीवर्ड्स जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ क्या रखना है हमें से कीवर्ड्स, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। अच्छा हमें क्या देना होगा, हमारे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ड्यूटी है क्या, इन बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट में क्या देना, बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के बारे में कहां डिफाइन करते हैं, इन बोर्ड रिपोर्ट। और बोर्ड रिपोर्ट में हमें क्या सब में और मेंशन करना होता है, ऐसे रिस्क फैक्टर जो क्या अफेक्ट कर सकते हैं, अफेक्ट कंपनी एग्जिस्टेंस, कंपनीज एग्जिस्टेंस। सो ये कहां मेंशन करना होगा, बोर्ड रिपोर्ट में। बोर्ड रिपोर्ट में बताता है ना रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, किसके अंदर, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर पता लगा रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। जहां पे बता रहे हैं हम लोग कि रिस्क फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द कंपनीज एग्जिस्टेंस, ये लिखना जरूरी होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। क्या हो सकते हैं, अब देखो कई सारी एस्पेक्ट्स है, हमने बोला कि क्या यहाँ रिस्क फैक्टर है। मैं यहाँ पे एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ऐसे कोविड के अंदर कई सारी कंपनीज को लिक्विडिटी का इश्यूज अराइज हो गए थे। अगर मान लीजिए डेट बर्डन बहुत बड़ा हुआ है और उसके पास सफिशिएंट एसेट्स नहीं है डिस्चार्ज करने के लिए, सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, तो क्या करेगा, सोर्सेज जब नहीं होंगे, सोर्सेज नहीं होंगे तो क्या होगा, डिफिकल्टी अराइज होगा। ऐसा भी हो सकता है कई बार तो इतना भी बड़ा इश्यू हो सकता है कि गवर्नमेंट के रेगुलेटर्स में नए चेंजेस आ गए जिसके लिए कंपनी को बहुत बड़ा चेंज करना पड़ेगा। पता लगा कंपनी गवर्नमेंट ने नया रेगुलेशंस बनाया जो कि मशीन्स को लेकर एक नया इश्यूज अराइज हो गया जिसके अंदर कंपनी के बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है कंपनी का बहुत ज्यादा, डेप्रिसिएशन वैल्यूज को परसेंटेज में चेंजेस कर दिया, मेथड्स में चेंजेस कर दिया, बहुत कई सारी एस्पेक्ट्स हो सकती हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, सेक्शन 134 सेक्शन 3 क्लॉज एन यहां बता रहा है कि भैया आपको ना डायरेक्टर को अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी की डिटेल बतानी है, साथ में बताना कि रिस्क फैक्टर्स जो कि आपके कंपनी की एक्सपेंस को अफेक्ट करेंगे। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट जो हम देखेंगे सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 कहता है, क्या कह रहा है देखिएगा, स्क्रीन पे आ जाएगा आप लोग भी। Provides that company shall lay down procedures to inform board members about the risk assessment and minimization procedure. Board shall be responsible for framing, the implementing and monitoring the risk management plan for the company. सेबी एलओडीआर ने क्या कहा कि बोर्ड मेंबर्स को आपको इंटीमेट करना होगा, क्या करना होगा, टू इन्फॉर्म बोर्ड व्हाट अबाउट व्हाट, रिस्क मैनेजमेंट असेसमेंट एंड मिटिगेशन प्रोसीजर, मिनिमाइजेशन प्रोसीजर। किस तरीके से आपने क्या देखिएगा मिनिमाइज करने का, रिस्क को मिनिमाइज करने के प्रोसेस को अडॉप्ट किया हुआ है, आप हर एक बोर्ड मेंबर को बताएंगे। साथ साथ में रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग रिस्क मैनेजमेंट प्लान फॉर द कंपनी, ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, बोर्ड। पॉलिसी ड्रॉ करने के बाद अप्रूव कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। एंड रिस्क मैनेजमेंट प्लान, जस्ट अ मिनट, yeah, of course. And risk management plan includes all elements of risk, traditional elements of potential likelihood and potential consequences of an event must be combined with other factors like timing of the risk, correlation of the possibility of an event occurring with the others, and the confidence in the risk estimates. यहां जब हम देख रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट प्लान, इट मस्ट डिफाइन व्हाट, कि कब कैसे कैसे आपके रिस्क अराइज हो सकता है। जैसे एग्जांपल अभी देखो, सबसे देखो कोई कंपनी जो सीजनल प्रोडक्ट्स में डील करती है, विलन मान लीजिए कि विलन मैन्युफैक्चरिंग करती है, सो एक बिजनेस जो है वो सीजनेबल है,
अब उसको एक टाइम पे ना रिसोर्सेज, उसका रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स है, बट जिस टाइम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस ड्यूरेशन के अंदर जियोग्राफिकल कुछ कंडीशन में चेंज हुआ, वेदर कंडीशन में चेंज हुआ, वो जो नेचुरल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट थी, मतलब रॉ मटेरियल, वही अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो ये जनरली ऑब्जर्व किया जाएगा कि अगर अब जैसे वॉर हो गया दो कंट्रीज के बीच में, तो एक और डिफिकल्टी राइज हो गई। क्या डिफिकल्टी राइज हो गई कि वॉर होते ही प्राइसेस इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो कैसे मेंटेन किया जाए, मैनेज किया जाए। तो रिस्क मैनेजमेंट प्लान इन सारे फैक्टर्स को, टाइमिंग्स क्या होंगे, रिस्क कब होने के चांसेस हैं। देन सेकंड कहता है कॉरिलेशन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑकरिंग विद द अदर्स, ये ऑब्जर्व किया जाएगा। मान लीजिएगा एक कंपनी ने लोन ले लिया, ठीक है, और इम्पैक्ट क्या हुआ कि सडनली कोई रेगुलेटरी चेंज आ गया, लोन इधर ले लिया, या नया कोई या ऑफ कोर्स नेचुरल क्लैमिटी, लोन ले लिया, अब उसके तो पास उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, बट कितना कैश फ्लो जनरेट नहीं हो रहा है, तो क्या क्या रिस्क राइज हो रहा है। एक तो मार्केट में प्रोडक्ट एक्चुअल प्रोड्यूस होना था वो कहीं ना कहीं रुक गया है, क्यों, नेचुरल क्लैमिटी है, वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही किसी रीजन से। दूसरा, उधर से डेट बर्डन इंक्रीज होता जा रहा है। तीसरा क्या इंपैक्ट होगा, पता लगा एक टाइम तक सस्टेन होने के बाद में, और फास्ट मूविंग गुड्स अगर नेचर के हुए तो और ज्यादा इंपैक्ट होगा। तो इवेंट्स देखे जाएंगे, कौन कौन से इवेंट्स आपस में कोरिलेट कर रहे हैं। ऑलराइट, फिर कहता है रिस्क मैनेजमेंट, ये रिस्पांसिबिलिटी पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं हम लोग, ये सारी एस्पेक्ट देखनी होंगी। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी शुड रिफ्लेक्ट अबाउट कंपनी रिस्क प्रोफाइल एंड शुड क्लियरली डिस्क्राइब ऑल एलिमेंट्स ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब सर मैं याद कैसे करूंगा, देखो ना ऐसे कीवर्ड्स देखो 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 देखो, इसमें हमने कहा रिस्क मैनेजमेंट प्लान क्या करेगा, ऑल रिस्क एलिमेंट्स, then potential likelihood of the potential consequences। अब यहाँ पे क्या रखना है, defines both the timing of the risk, correlation of the possibility of events occurring with each other and the confidence the risk estimates। फिर आगे कह रहा है रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज, इसके अंदर क्या रिफ्लेक्ट्स अबाउट कंपनीज प्रोफाइल, रिस्क प्रोफाइल एंड डिस्क्राइब ऑल एलिमेंट्स ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये कीवर्ड्स हैं, ऑलराइट। and internal audit functions. A company risk management policy should clearly describe the what role and accomplishment of the accountabilities of the board, audit committee and other appropriate board committees, management and internal functionaries। risk management policies क्या define करेगी elements of the all risk management, alright, risk, then internal control system कैसा है कंपनी के अंदर का, plus risk या नॉट, और इंटरनल ऑडिट फंक्शंस, इनमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिफाइन कीजिएगा, कौन डायरेक्टर, कौन ऑडिट कमिटी की क्या अकाउंटेबिलिटी होगी, इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर जो है उसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, ये सारे एस्पेक्ट्स आपको कवर करने हैं। फर्दर अ कंपनी शुड हैव आइडेंटिफाइड, अब देखो यहाँ पे जरूरी है चीफ ऑफिसर, चीफ रिस्क ऑफिसर। यूजुअली आपने ऑब्जर्व किया था इंश्योरेंस कंपनीज के केसेस में ऐसा होता है, मैंडेटरी होता है चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंटमेंट, यहाँ पे देखा जाएगा, क्योंकि हम बैंक के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं इसको, बाय एन इंडिविजुअल एंड विद द विजन एंड डिप्लोमेटिक स्किल्स टू फॉर द न्यू अप्रोच। क्या होगा, he may be supported by the risk group to oversee the initial assessment work and continue to work till it's completed। 21 क्या कहता है, requires that every listed company should have what risk management committee, डिस्कस किया हुआ डिटेल में अच्छे से, and the company secretaries are governance professionals whose role is to enforce the compliance framework to guard the integrity of organization and to promote standard of ethical behavior। Can you believe that कई बार क्वेश्चन ना ऐसे आ जाता है, मतलब रेगुलेशन 21 से अगर आपसे डिस्कस कर लिया सेबी ऑफ एलओडीआर, तो आपको ये एस्पेक्ट ध्यान रखनी है क्या, एवरी लिस्टेड कंपनी मस्ट हैव व्हाट रिस्क मैनेजमेंट कमिटी एंड उसका गवर्नर जो प्रोफेशनल होगा वो कौन है, कंपनी सेक्रेटरी। ऑलराइट, ये याद रखने का छोटा सा बात है, लेकिन साथ में डिस्कस करने के लिए ध्यान आप लोग भी दीजिएगा। एनफोर्स कंप्लायंस फ्रेमवर्क टू सेफगार्ड इंटीग्रिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट द हाई स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल बिहेवियर। किसका रोल होगा, गवर्नेंस प्रोफेशनल, हु इज द गवर्नेंस प्रोफेशनल इन द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी सेक्रेटरी। उसका क्या काम है, इंश्योर करना कंप्लायंस फ्रेमवर्क को, साथ साथ क्या इंश्योर करना कि कंपनी जो है he must promote what high standard level of high standard ethical behavior। ethical behavior का मतलब कंपनी को ना लॉस में अगर लूप होल है तो उसको यूज नहीं करना है अपने बेनिफिट के लिए। ऑलराइट, लॉ फॉलो करना है विद द स्पिरिट। ऑलराइट, he has a significant role in the assisting the board of organization to achieve its vision and strategy। The activities of the governance professional encompasses legal and regulatory duties highlight करना जरूर है ना, obligations and additional responsibilities assigned by the employer। इसके अलावा भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे However, in essence of the function of governance professional includes क्या क्या काम होगा, ये कई बार एग्जाम में बन जाता है, चार बातें लिखना होता है, ध्यान से समझो। एडवाइजिंग ऑन बेस्ट प्रैक्टिस इन गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंसेस। बोलो पहला एडवाइस, बोलो साथ में मेरे, बेस्ट प्रैक्टिस इन गवर्नेंस, बेस्ट प्रैक्टिस इन गवर्नेंस बोलेगा, बेस्ट प्रैक्टिस इन गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज कंप्लायंस। वापस बेस्ट
रिस्क बोलो, बेस्ट प्रैक्टिस अभी बोलेगा, बेस्ट प्रैक्टिस इन गवर्नेंस, बेस्ट प्रैक्टिस इन गवर्नेंस। सेकंड क्या लेंगे हम, रिस्क मैनेजमेंट। थर्ड क्या बोलेंगे, कंप्लायंस। बोलिए, बेस्ट रटवाना नहीं है, समझाना है। क्या तुम्हें याद नहीं कि बेस्ट प्रैक्टिस इन गवर्नेंस का मीनिंग, गवर्नेंस इतनी पढ़ ली, आप लोगों को पता है? फिर बेस्ट प्रैक्टिस इन गवर्नेंस प्लस रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस। चैम्पियनिंग ऑफ द कंप्लायंस फ्रेमवर्क टू सेफगार्ड ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रिटी। जब कंप्लायंस फ्रेमवर्क बनाएंगे, कंप्लायंस फ्रेमवर्क का मतलब कैसे, आपको देखना होगा कंपनी पे कौन कौन से लॉज अप्लाई होते हैं, उनको फिर एग्जामिन करना, अप्लाई करना और एग्जीक्यूट करना, ठीक है। Promoting and acting in a sounding, board on standards or ethical and corporate behavior, and balancing the interests of the board on governing body, management, and other stakeholders. Actually, company secretary, is central point of an organization. Central का मतलब समझ रहे हैं ना, सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में बैठा इंसान है जो कहीं ना कहीं सबसे कोऑर्डिनेट कर रहा है। Is it clear? तो ये यहां जब वर्ड यूज कर, बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ द बोर्ड एंड गवर्निंग बॉडी एंड मैनेजमेंट अदर स्टेक होल्डर्स, उसका रोल है। क्लियर ना? अगर हम आगे देखें, द लिस्टिंग एग्रीमेंट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी एज पर द रेगुलेशंस। ये याद रखिएगा, पढ़ा है इसलिए इसको फटाफट से रीड करवा रहे हैं ना। सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स एंड नॉन कंप्लायंस ऑफ द सेम इज टू बी रिपोर्टेड बाय द कंपनी सेक्रेटरी। अगर नॉन कंप्लायंस तो ये भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। Section 203 of Section 1, Clause 2. Our company secretary is a key KMP and being a top level officer and board confident. Company secretary can play a role in ensuring that the sound enterprise-wide risk management, जिसे बोलते हैं enterprise risk management, which is effective throughout the company. ये इसका जो है किसका, governance professional का, कि effective मतलब यहाँ पे E stands for इसलिए एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, E stands for एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। तो एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होना चाहिए थ्रू द कंपनी इन अ प्लेस, एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मे हैव अ रिस्क मैनेजमेंट सब कमिटी असिस्टेड बाय द रिस्क मैनेजमेंट ऑफिसर एंड एडवाइजर टू द बोर्ड इन ensuring good governance. Company secretary shall ensure what, that there is an integrated framework on which a strong system of internal control is built. Framework will become a model for the discussing and evaluating risk management efforts in the organization. Risk and control consciousness should spread throughout the organization. Company secretary and ensure that this happens so that the risk factor will come into consideration at every stage. ये कब possible होगा, जब effective या रखिए compliance framework होगा तब. And every stage of the formulation of strategy will also create awareness about the interrelationship of the risk across business units and at every level of organization. A company secretary ensure that the following questions, अब ये देखिए क्या questions उसको अपने mind में रखने चाहिए. What is an organization risk management philosophy? कंपनी रिस्क को किस तरह से कंसिडर करता है, जैसे हमने कई बार ऑब्जर्व किया है, कंपनी किस रिस्क को रिटेन करने को लिए तैयार है, किस रिस्क को अवॉइड करने के लिए तैयार है। तो ये फिलॉसफी कंपनी की क्लियर होनी चाहिए। क्या कंपनी हाई रिस्क लेने के लिए तैयार रहती है, कंपनी के बोर्ड का परसेप्शन क्या है, उसके अप्रोचेस क्या है। तो कंपनी की रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे देखिएगा पॉलिसी किस तरह की है, फिलॉसफी कैसी है। इज दैट फिलॉसफी इज क्लियरली अंडरस्टूड बाय द ऑल पर्सनल्स, क्या उसी फिलॉसफी को सब लोग फॉलो कर रहा है। जैसे एक जनरली देखिए, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, है ना, कुछ एंटरप्रेन्योर्स मानते हैं कि ना ठीक है आइडिया है ना, अभी स्टार्ट करो, एग्जीक्यूट करो, देखेंगे आगे जो चीज आएंगे। वो पूरा प्लान रेडी नहीं करते। कुछ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में एंटरप्रेन्योर्स हैं और सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो उनका कॉन्सेप्ट क्या है, आइडिया आया, काम करना स्टार्ट कीजिएगा, प्लानिंग होती चली जाएगी साथ में। कुछ एंटरप्रेन्योर्स का परसेप्शन क्या होता है, आइडिया आया, उसके लिए प्रॉपर प्लान रेडी कीजिएगा, फिर उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये क्या है फिलॉसफी। देखिए एक में एंटरप्रेन्योर हाई रिस्क ले रहा है, जहां पर आइडिया एग्जीक्यूट करो, देखेंगे क्या होगा। और एक जगह एंटरप्रेन्योर कर रहा है, नहीं आइडिया आया, पूरा प्लान ड्रॉ करो, कैसे होगा, फिर हम आगे इस पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो दोनों में रिस्क लेने का रिस्क मैनेजमेंट फिलॉसफी दोनों डिफरेंट हो गई। तो यहाँ देखा जाएगा कि किस तरीके का। अच्छा, फिर वो फिलॉसफी क्या उसके पर्सनल समझते हैं, ये जरूरी है। इस दैट फिलॉसफी अंडरस्टूड बाय ऑल पर्सनस। व्हाट आर द रिलेशनशिप अमंग EMR, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस एंड वैल्यूज। फिर कहता है हाउ इज एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ER स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। मैं बोल रहा हूँ, नोट कर लेना, ऑलरेडी बुक में लिखा है वैसे। Integrate the organization initiatives. What is the desired risk culture of the organization? At what point has the risk appetite been set? Strategic objectives have been set for the organization, and what strategies have been or will be implemented to achieve those objectives? And what related operational objectives have been set? अच्छा, ये एक वही आंसर कर रहा हूँ, देखो समझो।
एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मैं ये नहीं कह रहा कि 15-20 आप क्वेश्चन ड्रॉ करके आओ, बट एटलीस्ट बेटा ये लिख के तो आओ, कुछ तो आपको माइंड में सेट होना चाहिए ना कि आप जब उसके लिए इफेक्टिव रिस्क ड्रॉ कर रहे हैं कि कंपनी के लिए रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के अंदर आप बात देख रहे हैं कौन कौन से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, तो एक क्वेश्चन एटलीस्ट माइंड में आना चाहिए। और आपको पता भी तो होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आप खुद से भी तो पूछ के देखिएगा जब कंपनी के लिए बनाएंगे, सबसे वर्क करेंगे कि व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स इवेंट व्हाट माइट पॉजिटिवली एंड नेगेटिव इम्पैक्ट and organization level of risk tolerance, risk response, appropriate, are appropriate control activities, approvals, authorization, verification, cancellations, if communication effective from top down and across or from the bottom organization। so ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं चाह रहा हूँ एक बार सिर्फ रीड करने जरूर हैं, रीड करने में एग्जाम परस्पेक्टिव से इतना स्ट्रांगली नहीं कह रहा हूँ, लेकिन रीड करने हैं, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जब वो स्ट्रैटेजी की बात हम लोग कर रहे थे तो कंपनी सेक्रेटरी कैन इंश्योर दैट द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हाट कि इफेक्टिवली एड्रेस करने के लिए, ताकि बोर्ड भी एक बेटर और इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी की तरफ कंसीडर कर सके। ऑलराइट, हाँ रीड जरूर करना है, रीड कर लेना, रीड इसलिए कर लेना तो कि आइडिया मिल जाए, ठीक है, आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है आपको, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है, मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से कह रहा हूं, अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप ऑफ कोर्स बिना कहने का व्हाट्सएप पूछेगा और कंटिन्यू हम करेंगे अभी दूसरा सेशन। ऑलराइट।